अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का एक्स पर एक पैगाम जिस पे काफ़ी इस वक्त बात हो रही है और उस पर उनका कहना है कि वतनी अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ मज़ीद कहना है कि मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बात यह है कि ये जब उनका ट्वीट या उनका एक्स पे ये पैगाम आया, ये एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद से इसके ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं कि उन्होंने सिर्फ ये जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है उसकी बात की जा रही है या मौजूदा सिस्टम के अंदर भी इस वक्त जो लोग हैं वो भी इस तरह की जो है वो प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। शब्बर जैदी साहब इसके ऊपर हमारे साथ मारूफ शख्सियत हैं, पाकिस्तान में टैक्स कंसल्टेंसी के हवाले से और फिर फॉर्मर चेयरमैन FBR भी रहे, तो इन तमाम मामलात को शब्बर जैदी साहब से कोई बेहतर नहीं जानता। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो नाम भी ले लेते, इसमें क्या प्रॉब्लम था जब ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें चंद जो हैं बड़े नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, तो क्या ये सिर्फ रिटायर्ड में ही है या फिर मौजूदा सिस्टम में भी इस वक्त आपको नजर आ रहा है? आपने तो बहुत करीब से देखा है पूरे मामले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान सुल्तान साहब, जब मैं चेयरमैन FBR था, हाँ। आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाएं। मैंने उस वक्त कहा था कि मेरे तकरीबन 25% अफसरान जो हैं वो कैनेडियन और बाहर वाली नेशनलिटी रखते हैं और रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप मेरा रिकॉर्ड पर बयान है, आज की बात नहीं है, बिल्कुल है रिकॉर्ड। तो अब ये जो पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं वो बड़ी देर में जागते हैं और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को पता होनी चाहिए कि ये जो स्कीम जिसकी बात कर रहे हैं ये 2023 में इसके ऊपर कुछ पाबंदी लगी थी और उसको ख़त्म किया गया है, कुछ इम्प्रूव किया गया है। पोर्चुगाल में और बाकी जगह में फ़र्क ये है कि पोर्चुगाल वालों ने तो बिल्कुल लूट ही पा दी थी। हाँ। इसका मतलब पोर्चुगाल वालों ने कहा था कि अगर आप 5 लाख यूरो लेकर आएँ जो तकरीबन 20 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं और सिर्फ आप 7 दिन पोर्चुगाल में रहें तो आपको पोर्चुगाल की नेशनलिटी मिल जाती है। तो 20 करोड़ तो मेरा इंस्पेक्टर बना लेता है 2-3 महीने में, तो अफसरान तो बड़ी बात है। तो ये कौन सी अनोखी बात है? नहीं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या कोई सरकारी अफसर दोहरी शहरियत ले सकता है? इसके हवाले से क्या हमारा लॉ क्या कहता है? यार इमरान साहब, आप क्यों इतनी ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं? ये कौन पाकिस्तान में तो सरकारी अफसर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो पार्लियामेंटेरियंस के पास अलाउड था डबल सैलरी की। आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं नहीं सर, लेकिन मैं मेरा सवाल उसी तरफ आ रहा है कि अगर है तो फिर भी ये पैसा जो है, ये पैसा किस तरीके से गया होगा पाकिस्तान से बाहर? क्या ये बैंकिंग चैनल से गया होगा या 20 करोड़ रुपए आसान है किसी मुल्क में ट्रांसफर कर देना? आप 20 करोड़ मुझे दे दे, मैं कल ट्रांसफर कर देता हूं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में हवाला बंद हो गया? जो ब्यूरोक्रेट के पास 20 करोड़ है वो आपको पता है कि वाइट तो नहीं है। हाँ। तो उसके पास गिरे ही है ना। तो गिरे को ट्रांसफर कराना, दुबई से राउट करना, हवाला करना कौन सा मुश्किल है? और दूसरी बात ये है, पाकिस्तानी वो हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी जब आपके पास आपने नवाज शरीफ साहब ने प्रोडक्शन और रिफॉर्म एक्ट की खिड़की खोली हुई थी तो उन लोगों ने सबने पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी अकाउंट बाहर खोले हुए हैं। तो ये आप ऐसा लगता है कि कोई आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो पहली दफा हो रही हैं, या आपको पता नहीं है, या हमारे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर ख्वाजा साहब इतने परेशान क्यों है इसके ऊपर? अगर बड़ी नॉर्मल ख्वाजा साहब इसलिए परेशान है कि शायद कोई उनको बंदा मिल गया है जो उस्मान बज़दार का रिश्तेदार है। अच्छा, लेकिन शायद ये परेशान है कि कोई ब्यूरोक्रेट है जो कि शायद उस्मान बज़दार का रिश्तेदार है, रिटायर्ड, उसका केस है, वो खोल रहे हैं
तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि जब अगर आपने अपना पेट पे से दामन हटाया तो सब नंगे हो जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, दामन तो हटाएं। नहीं तो कोशिश करेंगे क्या, क्योंकि सिर्फ ये पुर्तगाल की बात नहीं है, आपको याद होगा दुबई के अंदर भी। यार मेरी बात सुनो राज साहब, आज के अखबार में या कल के अखबार में अंसार अब्बासी साहब का एक आर्टिकल छपा है जिसमें कहा है कि ब्यूरोक्रेट ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। छपा है ना? तो जवाब देना ख्वाजा आसिफ साहब उसका। उसके बाद कोई ये मुनाफकत कब तक करते रहोगे इमरान? ये मुनाफकतें कब तक करते रहोगे? मैं तो पब्लिकली ये सारी बातें बहुत अरसे पहले कर चुका हूँ इस पे। और ये भी बता दूं आपको, ये जो पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ ड्यूल नेशनलिटी का लॉ आया है, ये मैंने जाती तौर पर मुशर्रफ से करवाया था। तो क्या हिकमत अमली थी इसके ऊपर? मैंने ये कहा था कि ये आपने क्या मजाक बनाया है कि पाकिस्तान में वजीर आजम अमेरिकन नेशनल होता है। आप देख ले जाके, पता करें कि मुशर्रफ के जमाने में जब ये लॉ आया था तो मेरे चंद रिश्तेदार MNA थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मेरे जानने वाले 2-3 दोस्त थे, उन्होंने उनको बाद में इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो ये तो भाई ये तो सब पुरानी कहानियां हैं। इसमें क्या ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है? जो हमारे वजीर खजाना आजकल हैं, ये ड्यूल नेशनलिटी वाले थे, मुराद अली साहब ड्यूल नेशनलिटी वाले थे। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास सर ड्यूल नेशनलिटी एक जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि एक तो ये भी कहा जाता है कि जनाब ड्यूल नेशनलिटी, हमारे पास तो वो भी आए थे जो ब्रीफकेस लेकर अमेरिका से आए थे वजीर आजम बनने के लिए। जी तो वो भी आ चुके ना, मोइन कुरैशी साहब। हाँ, हम तो बदकिस्मत मुल्क हैं कि हमारे पास 25 करोड़ का बंदा नहीं मिलता। अमेरिका से मोइन कुरैशी को इम्पोर्ट किया और वापस भेज दिया उनको। हाँ। नहीं लेकिन तो ये अब जो ये कहा, ये रियलिटी है या नहीं है? नहीं बिल्कुल रियलिटी है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये भी कहता है। मैं आपको एक और बात बता दूं जो मैंने कई और प्रोग्राम में भी कही है कि इंडिया और चाइना 2 बड़े मुल्क हैं जो ड्यूल नेशनलिटी अलाउ ही नहीं करते। हाँ। तो फिर सर ड्यूल नेशनलिटी ओके ठीक है, लेकिन बात सारी यहां पे है कि जब आप 20 करोड़ आप कह रहे हैं, क्या एक आम FBR में एक आम ऑफिसर जो है उससे ऊपर तो लोग बना ही लेते होंगे, लेकिन वो राउट किस तरीके से हो रहा है? या ख्वाजा साहब ने इतनी हिम्मत कर दी, लेकिन क्या हुकूमत मालूम कर सकती है पुर्तगाल हुकूमत से? क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ख्वाजा साहब उस आदमी का क्या बिगाड़ लेंगे? वो पैसे तो ऑफिशियली उसके पैसे का हिसाब वो दे देगा। ड्यूल नेशनलिटी आपके यहाँ अलाउड है? परेशानी कि उस आदमी को क्या परेशानी है मुझे बताइए ना सर। अगर या तो आप कानून बनाते कि ड्यूल नेशनलिटी अलाउड नहीं है, नहीं छोड़े, या आप कहते सरकारी अफसर को नेशनलिटी अलाउड नहीं है। और भाई वो तो पाकिस्तान से बाहर रहा ही नहीं, पोर्चुगल में जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 7 दिन का स्टे है ना यार। सर पैसा जो बाहर जा रहा है, मैं तो उसके हवाले से यार पैसा तो मैं कह तो रहा हूँ, आप क्या बातें कर रहे हो यार? 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना यार, क्या हो गया? नहीं तो फिर हम किस बात की क्रेडिट लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल जो है वो बहुत बेहतर हो गया है और बहुत ही एक क्रैक डाउन हो गया हुंडी के ऊपर, हवाला के ऊपर, ये सब क्या आपने कभी मेरे से सुना है ये क्लैम्प डाउन हो गया है? नेवर। कभी मेरे से सुना है? क्या आप ये कह रहे हो, आप ये मुझे कह रहे हो कि हवाले का धंधा खत्म हो गया? आप ये कह रहे हो मुझे? हुकूमत क्लेम करती है कि बहुत कम कर दिया है। हुकूमत मुझे एक बयान दिखा दो, हुकूमत का किसी अफसर का बयान दिखा दो कि हवाला खत्म हो गया है। ओके, अब ये बताएं, मुझे आप बता दें कि बयान दिखाएं कि हवाला खत्म हो गया है। आप मुझे बताएं कि आप करेंसी की स्टेबलाइजेशन जब करना चाहते हैं तो उसमें एजेंसियों को, एक्सचेंज कंपनी वालों को क्यों बुलाते हैं? ठीक है, क्या वो मैनेज करते हैं करेंसी को? वो तो जाहिर है मुझे जो एक पैरेलल सिस्टम है वहीं से अरेंज होता है। सर यू आर राइट, यू आर राइट। मुझे ये बताएं कि जब आप करेंसी के बारे में उठाते हैं फैसला करने के लिए तो एक्सचेंज कंपनियों को बुलाते हैं, तो क्या एक्सचेंज कंपनियां पाकिस्तान में डिपेंड करती हैं एक्सचेंज रेट? नहीं, वो तो जाहिर है कि इंटरबैंक के अंदर होता है, लेकिन एक सप्लाई तो है। मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर आप मुनाफकत वाली बातें क्यों कर रहे हो कि पाकिस्तान में हवाला खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान में चाइनीज की अंडर एडवाइजरी खत्म हो गई? सर मैं तो ये कह रहा हूं जो हुकूमत का कहना है, मेरा को हुकूमत की कोई हैसियत होती तो कहते ना। मैं ये पूछ रहा हूं, तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम मुझे बताओ कि चाइनीज अंडर एडवाइजरी खत्म हो गई? नहीं हुई तो खत्म हो गई। अगर चाइनीज अंडर एडवाइजरी खत्म नहीं हुई
तो उसके अंडर OIC के पैसे कैसे जा रहे हैं, मुझे बताओ, समझाओ ना जरा। ओके, नहीं तो फिर एक और बात सर, ये बताइए ना, आगे बढ़ते जरा, ये सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में अमेंडमेंट हुई और सेक्शन 15A इसमें शामिल हुआ, और लुब्ब-लुबाब यह है कि जनाब सरकारी अफसरान के सालों तो है तुम्हें कि सिर्फ पोर्चुगल में सिर्फ 7 दिन का स्टे है, असासों की तरफ से, वो तो ठीक है 7 दिन का स्टे है, आप अपनी फैमिलीज को भी और उसके बाद रिश्तेदारों को भी। फैमिली तो जब फैमिली में वो कहाँ लिखा है सिविल सर्विस एक्ट में कि वो 7 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रह सकता, कहाँ लिखा है? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो एक अट्रैक्शन है वो यही है पोर्चुगल के लिए। पोर्चुगल वाज द ओनली कंट्री जिसने 7 दिन के स्टे पे दिया है। इसी तरह का हंगरी का भी है शायद, और इसी तरह का शायद ग्रीस ने भी शुरू किया था, मगर हंगरी और पोर्चुगल जो हैं वो स्टेज में गलत चले गए थे, इसलिए EU ने उससे खत्म कराया है। ओके, अच्छा अब ये बताइएगा सर कि मेरे ख्याल से एक ज़माने में FBR को कोई मेरे ख्याल से 1,52,000 के करीब पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स जो हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर है वो दिए गए थे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई थी, आगे कुछ नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन आ जाती है लेकिन उसके बाद सब डेडलॉक हो जाता है, क्यों? नहीं देखो, तुम्हारा बड़ा मासूमियत वाला सवाल है। इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? तुम्हारे ख्याल में क्या होता है? मोहताज हो जाते हैं सब, और क्या? या खुल के क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि शायद वक्ती तौर पे मोहतात हो जाते हो। ये आपका था ना OCCRP, इसके थ्रू आए थे आपके पास दुबई की। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें चलो 1 लाख में से कोई एक केस भी आप आगे ले जाके जीत सके? मुझे एक केस बताओ जहां पर आपने फॉरेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर एक आदमी को टैक्स किया और जाने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जीत गए, आपने उससे पहले सौदा करके काम खत्म कर दिया। बताएं ना, ये रियलिटी है या नहीं है? बताएं सर रियलिटी तो सिर्फ फिर एक ही है कि पैनामा केस के अंदर नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई किया, दैट्स ओनली रियलिटी। तमाम तर इंफॉर्मेशन जितनी भी आपके पास टन्स इंफॉर्मेशन आई, लेकिन सिर्फ एक शख्स जो है उसको सजा दी गई। तो नवाज शरीफ भी तो वापस आ गए ना, क्या हुआ? वो भी वापस आ गए ना, ये तो वो केस भी खत्म हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आपने उस इंफॉर्मेशन को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद वो भी वापस आ गए ना, जब जरूरत पूरी हो गई वो भी डिस्क्वालीफाई खत्म हो गया, इलेक्शन लड़के प्राइम मिनिस्टर वो जीत गए ना, मैंने बन गए। तो सर इस तरह तो फिर क्या, हम क्या ये 1 इंच भी आगे बढ़ेगा ये मुल्क? 1 इंच भी आगे बढ़ेगा अगर इस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, इस तरह से करप्शन और इस तरह से रास्ता रोका जा रहा है चीजों का? देखो बात ये नहीं है इमरान, आगे तो बढ़ेगा और इंशाल्लाह बढ़ेगा। ये चीजें जो आप कह रहे हो आपको बड़ी अनहोनी लग रही होंगी, आपको बड़ी परेशान कुन लग रही होंगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कनाडा की नेशनलिटी जो लेके बैठे हैं हमारे अफसरान, ये कोई नई बात है? क्या आपने ज़िया-उल हक के ज़माने में फोर्स मैगजीन पढ़ा था? जब ज़िया-उल हक के ज़माने में एक फोर्स मैगजीन आया था तो ये कहा था तारीख सामने ले आओ, तुम भी चलाओ 1-2 प्रोग्राम इसके, उस पुराने मैगजीन को निकालो, फिर देखो पाकिस्तान सही होता है या नहीं होता। मसला तो ये ना, तुम भी तारीख को मस्त करके आगे चले हो ना। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले की बात नहीं है, आप मेरे साथ जब गुफ्तगू करो तो मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी तारीख का तालिब इल्म हूं। मुझे एक वाकया याद है, मैं आपको ऐसी तारीख सुनाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, और जाहिर है कि ये तमाम यादें जो हैं बड़ी तल्ख हैं, जो आप बात कर रहे हैं ये हकीकत है, और हकीकत बहुत कड़वी हकीकत है जिसको जाहिर है कि हमने इसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक। अब जाहिर है कि ये एक पिंडोरा बॉक्स है, ये जो पिंडोरा बॉक्स इस वक्त खुला है पुर्तगाल में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। देखना यह है कि इसकी चीज़ें कहाँ तक, इसकी परतें निकलती हैं और इसके अंदर से क्या निकलता है। एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और मौज़ूआत शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और परेशान कुन ख़बर, और वो ख़बर ये कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हमारे तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवान
पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और इस हवाले से जो स्टैट्स सामने आए उसमें रवां साल पिछले 6 महीने के दौरान तकरीबन 3,35,000 के करीब नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं बैरून मुल्क रोज़गार के लिए। इस हवाले से अगर स्टैट्स देखें तो आपके सामने कुछ रिजल्ट आता है कि अगर 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर 25, तो पिछले 3 साल में अगर मैं देखूं 2022 के फिगर्स आपके सामने रखूं तो 8,32,000 पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए थे रोज़गार की खातिर। फिर उसके बाद 2023 में 8,62,000 पाकिस्तानी जो है वो जॉब के लिए बाहर गए। फिर 2024 में ये नंबर हुआ 7,27,000 और फिर 2025 तो ऑलमोस्ट 6 महीने में 3,35,000, तो ये भी तकरीबन 6.5-7 लाख के करीब चला जाएगा। ऐसा क्यों है? क्यों पाकिस्तान से बड़ी तादाद नौजवानों की, हुनरमंदों की, प्रोफेशनल्स की पाकिस्तान से बाहर जा रही है? यहाँ पर रोज़गार क्यों नहीं मिल पा रहा? इन तमाम इसके पीछे अवामिल क्या हैं, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ फिगर्स मैंने आपके सामने रखे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और स्टैट्स आपके सामने रखूंगा ताकि हमारा डिस्कशन थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाए समझने के लिए। अगर हम सिर्फ 3 कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़, बांग्लादेश की 17 करोड़ 60 लाख और इंडिया की पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़ की। ये फिगर्स इस वक्त आपको सामने नज़र भी आ जाएंगे। उसके साथ साथ ये पॉपुलेशन मैंने बता दी, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें अगर हम देखते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से पाकिस्तान की जो आबादी है वो सालाना 2% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि इंडिया की आबादी 0.88% और बांग्लादेश की आबादी सालाना 1% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। कैसर बंगाली साहब, मैं आपसे इनको ज़रा रिलेट कीजिएगा। पाकिस्तान में आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके बुनियादी जो मसाइल आ रहे हैं, क्या ये ब्रेन ड्रेन उसी से जुड़ा होता है? जी शुक्रिया इमरान। देखिए, जो आबादी, जो बच्चे पैदा होते हैं वो फौरन माइग्रेट नहीं करते। वो शायद उसके जो माइग्रेशन पे असरात हैं वो 20 साल के बाद आते हैं। आज जो बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, नौजवान माइग्रेट कर रहे हैं, वो शायद 20-25 साल पहले पैदा हो चुके हैं। लेकिन जो इमीडिएट रीज़न है, जो वजह है लोगों के बाहर जाने की, वो बुनियादी तौर पे तो रोज़गार का ना होना है। और इसके अलावा जो है एक मायूसी है पूरे माशरे में, खासतौर पे नौजवान तबकों में। उन्हें इस मुल्क में कोई आगे बेहतरी नज़र नहीं आती है। जिस तरह की हुकूमत चल रही है, बल्कि जिस तरह की हुकूमत पिछले 10-15 साल से चल रही है, वो उनके बयानात हकीकत से बहुत दूर है। वो ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं बस पाकिस्तान अब तरक्की करने वाला है, और नए नए मंसूबे वक्तन फ़वक्तन आते हैं। पहले सीपेक का नारा लगाया गया, गेम चेंजर है। फिर ग्रीन पाकिस्तान का नारा लगाया गया कि जी बंजर ज़मीन आबाद कर देंगे तो हमारे पास डॉलर ही डॉलर होंगे। फिर मिनरल्स का नारा आजकल चल रहा है कि मदनियात हमारे पास बहुत है, हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन किसी को एक उनके लफ्ज़ पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, और वो इस मायूसी में जा रहे हैं। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और वो बच्चे जिनको यहाँ नौकरी मिल भी सकती है वो भी यहाँ नहीं रहना चाहते। तो रोज़गार न होना बुनियादी वजह है, लेकिन जिसको रोज़गार मिल सकता है मिल रहा है, बल्कि रोज़गार छोड़ के भी जा रहे हैं बाहर। तो अच्छा, ये आपने कहा कि पिछले 10-15 साल में, तो नाज़रीन के साथ भी मैं शेयर कर लूं, अगर मैं सिर्फ
2019 की बात करें तो 6,25,000 पाकिस्तानी बाहर गए थे। उसके बाद 2020 में 2,24,000 एकदम ड्रॉप आ गया था, और ये ड्रॉप जो है ये कोविड की वजह से था। पिछले अगले 2 साल यानी 2020 और 2021 में पाकिस्तानी बाहर नहीं गए, पूरी दुनिया में एक पाबंदियां थी। लेकिन फिर उसके बाद 2022 में अचानक 2 लाख से 8 लाख। तो सर ये सारा ये जो हुकूमतें हैं फिर ये कर क्या रही हैं? ये आदादोशुमार ये हुकूमतें नहीं देख रही कि कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और फिर दूसरा ये कि इसको तो बड़ा पॉजिटिव उस हवाले से लिया जा रहा है कि जनाब ये वो पाकिस्तानी जो बाहर से जाके रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई आपकी रेमिटेंस है इस वक्त। ये तो अलग इसको देखा जा रहा है। रेमिटेंस की कहानी कुछ और लगती है, क्योंकि ये जो लोग बाहर जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेमिटेंस भेजते हो, बहुत कम भेजेंगे, लेकिन जिस रेट से रेमिटेंस आ रही है ये तो एक वक्त था आज से कुछ 20-25 साल पहले जो ब्लैक मनी बाहर जाता था और रेमिटेंस के फॉर्म में वाइट होके आता था। उस वक्त भी हम कहते थे कि स्टेट बैंक जो है वो डेटा रिलीज करे कि एवरेज साइज ऑफ रेमिटेंस कितना है और किन मुल्कों से आ रहा है, अंदाजा होगा। क्योंकि जो मजदूर और प्रोफेशनल्स पैसा भेजते हैं वो थोड़े थोड़े पैसे भेजते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि रेमिटेंस में बल्क ट्रांसफर्स भी है कि नहीं। और ये भी पता है कि हमारे जो लेबर है किन मुल्कों में है। अगर किसी और मुल्क से रेमिटेंस आ रहे तो फिर सवाल पूछने का नहीं। अब तो ये बहुत आसान है, मेरे ख्याल से स्टेट बैंक अपनी वेबसाइट पे डालता है। और इससे पहले डॉक्टर रजा जब थे गवर्नर स्टेट बैंक, आपको याद होगा पाकिस्तान में जब हॉट मनी आ रही थी तो सवाल उस वक्त यही था कि ये कहाँ से आ रहे हैं। और मैंने पॉइंट आउट भी किया था कई जगहों पे कि जनाब ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आ रही है, केमन आइलैंड से आ रहा है, ये वहाँ से पैसा जो आ रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? तो अभी भी आप समझ रहे हैं कि इसी तरह का पैसा रीराउट होकर आ रहा है? और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का बहुत पैसा है, और जो ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं जनाब अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो पुर्तगाल के अंदर बना ली है हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने। तो ये घूम घाम के आ रहा होगा पैसा। जी मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जजमेंट नहीं दे सकता, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ये सारा डिटेल डेटा जो है रिलीज करें ताकि हम देख सकें कि इस डेटा की क्या कॉम्पोजिशन है और क्या स्टोरी, डेटा क्या स्टोरी कह रही है। हाँ। लेकिन हमें शक जरूर हो रहा है कि ये अचानक पाकिस्तानियों बाहर जो है पैसा कहाँ से आ गया, रेमिटेंस कैसे आने लगा, और ये इसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं बनता कि लोग ये रेमिटेंस कैसे अचानक बढ़ने शुरू हो गए, कहाँ से बढ़ने शुरू हो गए। और जो पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ये उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अच्छी जॉब्स में बाहर होंगे और रेमिटेंस भेजेंगे। मुल्क अगर वो भेज भी रहे हैं तो कोई मुल्क रेमिटेंस की बुनियाद पे नहीं चल सकता। कोई अगर ये कहता है कि अच्छा है लोग बाहर चले जाएं, हमें रेमिटेंस आएगा, तो उनको अपनी मईशत पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपनी मईशत तो ठीक नहीं करेंगे, सारे लोग बाहर जाके काम करेंगे। और बाहर ज़्यादातर 99.9% मर्द जा रहे हैं। जो औरतें लड़कियां यहाँ रह गई है उनका क्या फ्यूचर है वो उस पर आज तक बात नहीं हुई। हम सिर्फ रोज़गार के हवाले से बात कर रहे हैं, जो रेमिटेंस आ रहे हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतने लाख लोग जिसका आपने नंबर बताया गए ये 99.9% मर्द हैं। औरतें जो रह गई है इनका क्या फ्यूचर? ठीक है, बिल्कुल सही आपका सवाल जो आपने बात की सर। बड़ा बहरान है सर, और जो हमारी हुकूमत है वो ये नहीं, आपने फरमाया कि कोई इकोनॉमिकल नज़र नहीं आता कि जिस तरीके से ये नंबर बढ़ा है। एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा आपसे कौन सा ऐसा इकोनॉमिक रैशनल है जिसकी वजह से आज सिंध असम्बली के अरकान असम्बली जो हैं उनकी तनख्वाहों में लगभग 200% इजाफा कर दिया गया या इससे ज़ायद इजाफा हुआ है। जिस मेंबर की तनख्वाह 1,51,000 थी वो 4 लाख रुपए कर दी गई है। वो क्या इकोनॉमिक रैशनल है, हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कैसर बंगाली साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इकोनॉमिक रैशनल की बात कर रहे थे। आज हमने देखा कि सिंध असेंबली में भी अरकान सिंध असेंबली की तनख्वाहें जो हैं उसमें 190% इजाफा कर दिया गया और वो एट पार हो गई हैं पंजाब के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ, यानी जिसकी तनख्वाह थी वो अब 4 लाख रुपए हो गई। तो ये महंगाई हुकूमत को सिर्फ इन लेजिस्लेटर्स के लिए नजर आ रही है, MPs के लिए नजर आ रही है, आवाम के लिए कोई महंगाई कोई रिलीफ हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? क्या जस्टिफिकेशन देंगे सर हुकूमत इसकी? मैं हमेशा दो पाकिस्तान की बात करता रहा हूं कि एक अशराफिया का पाकिस्तान है और एक अवाम का पाकिस्तान, लेकिन एक नई डिवाइड क्रिएट हुई है। एक उनका पाकिस्तान है जो हुक्मरान है और एक उनका पाकिस्तान है जो हुकूमत के करीब नहीं है, हुकूमत के दायरे में नहीं है। तो जितनी भी पॉलिसीज बन रही है वो सब उनके लिए बन रही है जो हुकूमत के दायरे के अंदर एक जिस तरह हमने शहरों में गेटेड कम्युनिटीज बनाई है, मोहल्ले बनाए हैं गेट्स लगा के ताकि अंदर अशराफिया महफूज रह सके, इस तरह एक गेटेड कम्युनिटी पाकिस्तान में बनी है जिसमें सारे हुक्मरान हैं, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट से हो, शोबे से हो, और उसके बाहर अवाम है जो किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, जो भी हो सकता है। नहीं तो सर, ये फिर हमें जो राग अलापा जाता है किफ़ायत शुआरी का, ऑस्टेरिटी का, वो क्या है? फिर IMF भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता, जो और डोनर एजेंसीज हैं जो इतनी सर्वेलेंस है उनको कबूल है ये सारी चीज़ें। देखिए, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, डोनर्स है, इनके अपने एजेंडा होते हैं, इनके अपने जो बैंक्स ने जो लोन दिए होते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि उनका लोन सिक्योर रहे और वापस मिल जाए पैसा। अगर आवाम के गला काट के उनके लोन वापस हो रहे हैं तो उनको कोई एतराज नहीं। तो ये पूरा चीनी पे सब्सिडी की बात आए, आवाम के लिए किसी चीज पे सब्सिडी की बात आए तो IMF सामने खड़ा होता है, और ये यहाँ पर जो 200% तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। जी, मेरी ये जितने भी इदारे हैं बाहर के, उनके हाईएस्ट लेवल पे मेरी इनके साथ बातचीत रही है, बहस रही है। मैं इनको यही कहता हूँ कि हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात कम करने पे आपका एक लफ्ज़ नहीं है। आप हाथ मरोड़ते हैं कि हुकूमत अपनी स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। ये एक बहुत संगीन मसला है पाकिस्तान के अवाम के। अच्छा, अब इसमें जो सर ये कहा जाता है 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबे जो है वो मुस्तहकम हो गए, उनको ज़रा ताकत मिल गई, लेकिन विफाक कमज़ोर हुआ। मैं सिर्फ रियासत की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। आपके नज़दीक रियासत या पाकिस्तान जो है वो इससे कमज़ोर हुआ या मजबूत हुआ है? देखिए, पाकिस्तान तो मजबूत हुआ। मैं आपको ये बताऊं कि सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी उनमें उनकी बुनियाद जो थी सियासत की वो एंटी इस्लामाबाद, एंटी पंजाब थी। लेकिन 18वीं तरमीम हुई 2010 में और 2013 में जो इलेक्शंस हुए, ये तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज जो है इन्होंने अलायंस किया PMLN से, पंजाब की पार्टी से, क्योंकि सिंध के अंदर वो एंटी पंजाब सेंटिमेंट टूट गया 18वीं तरमीम और 7th NFC के बाद, जब पैसे भी काफ़ी आए, दोनों सियासी इख्तियार भी मिला और माली इख्तियार भी मिला। ये तो मिला है। लेकिन अब हो ये रहा है कि सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार तो है, लेकिन अगर कहीं मखसूस ज़राए से फ़ोन आया तो उनकी खुद मुख्तारी कागज़ पे रह जाती है, और बलूचिस्तान पे तो ख़ास तौर पे खुद मुख्तारी न होने के बराबर है। नहीं, लेकिन अगर खुद मुख्तार है भी तो वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रही, जिससे हकीकी मजबूती होनी चाहिए थी सूबा, जिससे हकीकी तौर पे मजबूत है। सूबाई हुकूमतें मजबूत हो रही हैं इससे खाली। तो ये ना तो 18वीं तरमीम की रिक्वायरमेंट है ना NFC की रिक्वायरमेंट है। ये एक गैप है हमारी आइन में
कि आइन में एक लाइन में सिर्फ लिखा गया है कि लोकल गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं है। उसके इलेक्शन का स्केड्यूल नहीं है, उसका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज़ का जिक्र। और उसी की वजह से ये निज़ाम जो है ये कमज़ोर है, फिर वो कुछ हिदायत गाइडलाइंस ना होने की वजह से ये पूरा निज़ाम जो है वो कमज़ोर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे ब्रेन ड्रेन के ऊपर कि क्यों पाकिस्तान का जो टैलेंट है, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान के हुनरमंद क्यों पाकिस्तान से जा रहे हैं। और आज ज़ाहिर है कि जिस तरीके से अंधाधुंध इजाफा हो रहा है अरकान असम्बली की तनख्वाहों में, तो ये हैव और हैव नॉट का जो कॉन्सेप्ट है ये और बढ़ता जा रहा है, ये खलीज और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।